नमस्कार दोस्तों, मैं अरविंद चौधरी आपका स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग। बात करते हैं आज की जो क्लास है, इंट्रोडक्टरी क्लास है, किसके लिए, रीजनिंग की सब्जेक्ट के लिए। तो मैं आपको बता दूं बच्चों, जो हम लोगों ने ये चैनल स्टार्ट किया है इसके लिए मेन जो है, जो 3 सब्जेक्ट है हमारी, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश, बैंकिंग एग्जाम्स के लिए। बैंकिंग एग्जाम्स के लिए मतलब क्या है, जैसे एसबीआई पीओ हुआ, एसबीआई क्लर्क हुआ, आपका आईबीपीएस पीओ हुआ बच्चों, आईबीपीएस क्लर्क हुआ, आरआरबी पीओ और आरआरबी क्लर्क, और भी बहुत सारे जो प्राइवेट बैंक्स के एग्जाम होते हैं उनके लिए ये बैच हम लोगों ने लॉन्च किया है। तो सबसे पहले बात करते हैं, क्या बैंक के अलावा बच्चे इस बैच को नहीं पढ़ सकते? बिल्कुल पढ़ सकते बच्चों। मैं आपको बता दूं, बैंकिंग में और एसएससी में और सारे एग्जाम्स में क्या अंतर होता है, क्या डिफरेंस होता है। रीजनिंग के बिहाफ पे बात कर रहा हूं, फिर मैथ भी बताऊंगा, फिर इंग्लिश भी बताऊंगा आपको। तो रीजनिंग के हिसाब से बात करें तो जो सबसे लेवल की बोलते हैं ना, हाई लेवल जो रीजनिंग आती है वो बैंक के एग्जाम्स में आती है, आपको पता है। तो जो टॉपिक्स आप लोग एसएससी, रेलवे और सारी जगह पढ़ते हो वो बच्चे भी यहां से आराम से पढ़ सकते हैं। बाकी स्पेशली ये जो बैच है बच्चों, किसके लिए? बैंक के लिए। आप अपने बैंक के जो जितने भी टॉपिक्स हैं उनको बहुत ही अच्छे तरीके से क्लियर कर सकते हैं। और जो दूसरे बच्चे हैं, जैसे एसएससी के हुए, रेलवे के हुए या पटवार के हुए, जिस भी एग्जाम से रिलेटेड जहां पर भी रीजनिंग आती है, तो आप लोग बच्चे अपनी रीजनिंग को बहुत ही अच्छे लेवल पे ले जाकर कर सकते हो। बोलो क्लियर। एक अच्छे से अच्छे क्वेश्चंस आपको बैंक में देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ऑल अबाउट रीजनिंग फॉर बैंकिंग एग्जाम्स। बात करते हैं सबसे पहले कि भाई रीजनिंग क्या होता है। रीजनिंग के बारे में बात करें, रीजनिंग कोई एक ना तो लैंग्वेज होती है और ना कोई अलग से एक सब्जेक्ट होता है। रीजनिंग क्या होता है? हर एक किसी काम को करना, हर एक किसी काम को कुछ अलग तरीके से करना, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रीजनिंग। मैंने आपको कोई टास्क दे दिया कि भाई ये जो 10 ईंटें हैं मुझे वहां पहुंचानी। अब आप उनको 10 ईंटों को 10 जनों को लेकर एक एक ईंट ले जाते हो, या एक ही जना 10 ईंटों को ले जाते हो, या एक ईंट को फेंक कर दूसरी ईंट को फेंक कर ऐसे ले जाते हो, ये आपकी प्रॉब्लम है। और मैंने बोल दिया कम से कम समय में होना चाहिए, टाइम कम लगना चाहिए। तो जब आप उसके लिए कुछ सोचते हो, वो सब कुछ किस में आता है बच्चों? रीजनिंग के अंदर आता है। रीजनिंग को हम लोग कई जगह पे मेंटल एबिलिटी भी बोलते हैं। बोलो क्लियर। अब मेंटल एबिलिटी क्यों बोलते हैं? मेंटल का मतलब क्या होता है? ऐसी एबिलिटी जो कि आपके मेंटल को चेक करती है। मेंटल का मतलब क्या है? किसी भी नई कंडीशन को देने के बाद आपका दिमाग कितना सोचता है बच्चों। आपने देखा होगा कई बार रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, जिस बच्चे ने कभी रीजनिंग नहीं पढ़ी और आप उसको वो क्वेश्चन दो और वो झट से कर जाता है उसको। बोलो क्लियर। और आप पढ़ रहे हो इतने दिनों से और आपसे नहीं होता, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपको रीजनिंग नहीं आती। हो सकता है उस कंडीशन पर उसका जो दिमाग है उसको क्लिक कर जाए। जैसे आपने देखा होगा एक इसमें चैप्टर आता है, मिसिंग टर्म्स आता है, लुप्त संख्याएं। तो बच्चे परेशान रहते हैं, क्या लुप्त संख्याएं होंगी कैसे, क्या इनके कोई फिक्स नियम है? मैं बच्चों आपको बता दूं, लुप्त संख्याओं का कोई भी नियम सिंगल नहीं होता। वो किसी भी सिंगल एक उस पर आ सकती है। आपको कितने भी तरीके हो सकते हैं, उसका गुणा भी हो सकता है, जोड़ भी हो सकता है। बहुत सारे बच्चे मेरे को व्हाट्सअप करते हैं कि सर इसका आंसर क्या होगा। बच्चे छोड़ो, टीचर्स भी करते हैं। बोलो क्लियर। अब नाम नहीं लूंगा टीचर्स का, टीचर्स भी करते हैं और पूछते हैं कि सर ये बताओ ये वाला क्वेश्चन कैसे होगा। समझ में आ रही बात? तो कंडीशंस की बात है, ऐसा नहीं है कि हर एक क्वेश्चन हर एक बंदे से हो जाए, लेकिन क्या है, कुछ ट्रिक्स या फिर कुछ चीजें ऐसी होती हैं, उनको यदि हम लोग अप्लाई करें तो वो क्वेश्चंस हो जाते हैं। मैं क्यों दे रहा हूं एग्जाम्पल? क्योंकि देखिए रीजनिंग ना तो कोई लैंग्वेज है, ना कोई एक अलग से एक सब्जेक्ट है। बस बैंक के एग्जाम में, एसएससी के एग्जाम में, रेलवे के एग्जाम, इन सभी एग्जाम्स में क्यों आती है? ये आपका मेंटल चेक करती है कि कितना आप लोग किसी कंडीशन के बारे में सोच पा रहे हो। बोलो क्लियर। समझ में आ रही बात? तो चलिए बात करते हैं, आगे बढ़ाते हैं, रीजनिंग के टाइप्स की ओर चलते हैं कि भाई रीजनिंग जो होती है उसमें हम लोगों को कितने चैप्टर्स पढ़ने हैं और उसके लेवल की भी बात करेंगे। तो सबसे पहले टाइप ऑफ रीजनिंग की बात करते हैं हम लोग, या फिर किस किस एग्जाम में जो रीजनिंग है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं और किस किस एग्जाम से रिलेटेड पार्ट यहां से आप यूज कर सकते हो। देखिए इंट्रोडक्शन में रीजनिंग को हमने स्पेशली ये जो बनाया है, जो बैच बनाया बच्चों, किसके लिए है? एसबीआई प्योर क्लर्क, चाहे बच्चों वो प्री का हो चाहे बच्चों वो मेंस का हो, दोनों के लिए बात करने वाले हैं हम लोग। समझ में आ गई बात? प्री और मेंस, एसबीआई पीओ का चाहे प्री हो चाहे मेंस हो। क्लासेस को इस तरीके से सेट किया गया है कि जैसे आप पहली क्लास लोगे तो आपको प्री का मैटर समझ में आएगा, जैसे जैसे क्लास 9th और 10th भी क्लास तक पहुंचते जाओगे आपको उस टॉपिक का हाई लेवल मिलने वाला है। अब ये नहीं कि सर बैंक वाले ही बच्चे पढ़ेंगे, बैंक वालों के लिए तो स्पेशली है, बाकी बच्चे भी पढ़ सकते हैं। और जितने भी चैप्टर्स जैसे सिलोजिज्म है,
जैसे आपका कोडिंग डिकोडिंग है, जितने भी टाइप्स हैं, जैसे पजल्स है, सिटिंग अरेंजमेंट है, बैठक व्यवस्था है, इनसे रिलेटेड आप अपने लेवल को थोड़ा हाई कर सकते हो। बोलो क्लियर है? ठीक। अब बात करते हैं दूसरा, आईबीपीएस पीओ एंड क्लर्क। बोलो क्लियर? आईबीपीएस पीओ और क्लर्क के लिए भी कर सकते हो आप लोग, आरआरबी पीओ एंड क्लर्क के भी कर सकते हो, और जितने भी प्राइवेट बैंक के एग्जाम्स होते हैं बच्चों, उनको भी आप यहां से पढ़कर पास कर सकते हो। बोलो क्लियर? मैं दोनों की बात कर रहा हूं, समझ में आ रही है आपको बात कि प्री और मेंस दोनों की बात कर रहे हैं आप लोग। बोलो क्लियर? अब बात करते हैं रीजनिंग के टाइप्स के बारे में बच्चों, के कितने टाइप्स की रीजनिंग होती है। ठीक है, यदि मैं वैसे नॉर्मल बात करूं तो जो रीजनिंग होती है वो 4 टाइप में हम लोग अलग अलग करते हैं उसको, वर्बल, नॉन वर्बल, लॉजिकल और एनालिटिकल। बोलो क्लियर? 4 तरीके से। वर्बल मतलब जिसमें अक्षर और अंकों से रिलेटेड पार्ट आता है। बोलो क्लियर? जैसे आपका डायरेक्शन टेस्ट हो गया, कोडिंग डिकोडिंग हो गया बच्चों, अल्फाबेट टेस्ट हो गया, ये जितने भी चैप्टर्स हैं, ब्लड रिलेशन हो गया, सब किस में आते हैं? वर्बल में। सेकंड पार्ट होता है बच्चों नॉन वर्बल। नॉन वर्बल का मतलब क्या होता है? वर्बल के आगे नॉन लग गया, मतलब जहां वर्बल ना हो, जहां अक्षर और अंक ना हो, वो कौन सा होता है बच्चों? नॉन वर्बल। तो वहां क्या होंगी? आकृतियां होंगी, फिगर्स होंगे। तो फिगर्स वाली जो रीजनिंग है वो बैंक के एग्जाम्स में बच्चों नहीं आती है। बोलो क्लियर? बाकी सभी एग्जाम्स में आती है। ठीक है, उसके लिए एक अलग से बैच हम लोग स्टार्ट करेंगे। फिर बात करते हैं लॉजिकल रीजनिंग। तो बैंक के अंदर यदि मैं प्री की बात करूं, प्री में तो बच्चों लॉजिकल के पार्ट बहुत ही कम आते हैं, सिलोजिज्म वगैरह एक आध पार्ट आते हैं। लेकिन यदि बात की जाए मेंस के लिए, तो लॉजिकल वाले पार्ट में कौन कौन से चैप्टर आते थे? स्टेटमेंट वाले, कथन वाले जितने भी पार्ट्स आते हैं, तो वो इंपॉर्टेंट रह जाता है। तो यहां हमने रीजनिंग को किस तरीके से बांटा है, टाइप्स ऑफ रीजनिंग बैंक के लिए बांटा, वर्बल रीजनिंग, और वर्बल के अंदर हमने दोनों पार्ट लिखे हैं, एक तो एनालिटिकल और दूसरा क्या है बच्चों? लॉजिकल। बोलो क्लियर? अब लॉजिकल रीजनिंग में तो स्टेटमेंट वाले, कथन वाले जितने भी पार्ट है बच्चों, वो सारे के सारे आ जाएंगे। समझ में आ रही बात आपको? इसमें तो लॉजिकल वाले में तो कौन से आ जाएंगे? स्टेटमेंट वाले, कथन वाले जितने भी पार्ट्स हैं, इसमें न्याय वाक्य भी, सिलोजिज्म भी आ जाता है। और बात करें एनालिटिकल रीजनिंग, एनालिटिकल रीजनिंग में बाकी बचे हुए सारे चैप्टर्स, क्योंकि जो वर्बल का भाग है, अब वर्बल लिखा हुआ है, इसका मतलब कोडिंग डिकोडिंग भी होगा, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन टेस्ट भी होगा बच्चों, अल्फाबेटिकल टेस्ट भी होगा, जितने भी टॉपिक्स हैं, सिटिंग अरेंजमेंट भी होगा, सर्कुलर वाला भी उसमें होगा, पजल्स भी उसमें हो गया। आपने सुना होगा, जो भी आपके आसपास बैंक की तैयारी करते हैं बच्चे, उनके मुंह से 2 ही चीज सुनी होंगी कि सर एक तो सिटिंग अरेंजमेंट हमसे नहीं होता पेपर में, और दूसरा बच्चों पजल नहीं होती हमसे। ठीक है, वो क्यों नहीं होती, उसका रीजन है। वो उसका रीजन ये, एक तो बैंक के एग्जाम में टाइमिंग कम होती है, वहां आप अपने यदि बेसिक तरीकों को लेके जाओगे ना, बिल्कुल ऐसे 10-10 बार लाइन को पढ़ोगे, भैया एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे, 20 में से आपको 0 ही मिलेगा। कई एग्जाम है एसबीआई पीओ, लोग कहते हैं रीजनिंग सरल है, एसबीआई पीओ के मेंस में बैठ के देखना, प्री तो पास ही नहीं होगा। खैर छोड़ो, उनकी बात कर रहे हैं। जो लोग ऐसे ही इंटेलेक्चुअल बनते हैं ना, बहुत होशियार बनते हैं, वो लोग क्या कहते हैं कि अच्छा रीजनिंग तो कुछ नहीं, 25 में से 25 नंबर आ जाते हैं। उसने एसएससी की रीजनिंग को फेस किया है, उसका मुकाबला कभी एसबीआई से नहीं हुआ। समझ में आ गई बात? एसबीआई की रीजनिंग चैलेंजिंग रीजनिंग होती है, इनोवेटिव रीजनिंग होती है, हर बार कुछ नया पूछा जाता है। 35 क्वेश्चन आते हैं बच्चों, 35 क्वेश्चन, और टाइमिंग होता है, चलो प्री की बात करते हैं, मेंस छोड़ो यार, 20 मिनट का टाइमिंग होता है, 20 मिनट्स का टाइमिंग होता है, और उसमें 35 क्वेश्चन आप करने की बात करो, अटेम्प्ट नहीं कर पाते बच्चे। बोलो क्लियर? कौन से बच्चे नहीं कर पाते? जो लोग ये सोचते हैं रीजनिंग सरल है। क्योंकि देखिए सरल कुछ भी नहीं है यहाँ पर, यहाँ तो सीधा सा फंडा है, यदि आपको आ गई तो सरल है, और नहीं आई ना तो 20 मिनट में जो 35 क्वेश्चन है ना, उनको आप देखते ही रहते हो कि कौन से को स्टार्ट करूं, कौन से को खत्म करूं। आप पता चलता है कि 20 मिनट खत्म हो चुका और आपसे एक भी क्वेश्चन स्टार्ट नहीं हुआ। बोलो क्लियर? तो बात मैं आपको डरा नहीं रहा हूं कि रीजनिंग क्या है भाई, देखो डिपेंड करता है आप किस एग्जाम को देते हो। ठीक है, एसबीआई दोगे तो लेवल मिलेगा, आईबीपीएस दोगे तो थोड़ा कम लेवल मिलेगा, और आरआरबी दोगे तो उससे थोड़ा सा कम। उन्हीं में यदि क्लर्क के एग्जाम्स होंगे तो थोड़ा लेवल कम ही मिलता है। लेकिन बच्चों जो क्लासेस हम लोगों ने रखी हैं, आप लोग एक एक टॉपिक को पढ़िएगा, आपको खुद को लगेगा कि सर आप बातें ही नहीं कर रहे हो, क्वेश्चंस भी आपने उस लेवल के रखे हैं। समझ में आ रही बच्चों? तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं रीजनिंग के जो टाइप्स में हमने कौन कौन से चैप्टर्स पढ़ने हैं। चलिए भाई देखिए, आपके सामने चैप्टर्स हैं, मैं आपको बता देता हूं भाई, ये चैप्टर्स जो है हमें मेनली यहां पर पढ़ने हैं। देखिए कौन कौन से चैप्टर्स हैं, ध्यान से समझिएगा बच्चों। सबसे पहला है अल्फाबेटिकल सीरीज। सबसे पहला कौन सा? अल्फाबेटिकल सीरीज। ठीक है, अल्फाबेटिकल सीरीज होता है, इसको हम लोग अल्फाबेट टेस्ट भी बोलते हैं। ठीक है, इसमें अल्फा न्यूमेरिक सीरीज भी बोलते हैं इसको। इसमें सारा सब कुछ होल आ जाता है, पूरा के पूरा अल्फाबेट से रिलेटेड जितने भी पार्ट्स होते हैं वो सारे इसमें आ जाते हैं। 4 से 5 नंबर का पूछा जाता है बच्चों, चाहे प्री दे लेना किसी भी एग्जाम का, बैंक का, चाहे मेंस दे लेना। और आप चाहे एसएससी और उन एग्जाम्स में भी देखोगे 3-4 क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं यहाँ से। ठीक, बैंक की बात करें स्पेशली तो बैंक की बात करें 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं बच्चों यहाँ से। तो अब आप समझ लो इंपॉर्टेंट तो है,
इंपॉर्टेंट तो है। अब मैं बात करता हूं आपसे जो सेकंड पार्ट है डायरेक्शन टेस्ट। आप समझते हो डायरेक्शन टेस्ट से 1 से 2 क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं, बोलो क्लियर। इंपॉर्टेंट है डायरेक्शन टेस्ट में कि कितने भी तरीके के आ जाते हैं, एंगल वाले भी आ जाते हैं, और यदि बैंक की बात करें तो बच्चों पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। पैराग्राफ वाले क्वेश्चंस आपको बोलेगा कि 6 पीपल सिटिंग इन अ विलेज, इस तरीके से कुछ भी बोल दिया, और फिर आपको बोलेगा उनकी पोजीशंस, जे इज टू द लेफ्ट ऑफ आर विच इज टू द साउथ ऑफ एस, इस तरीके से, मतलब कि जे जो है वो आर के लेफ्ट में है और जो किधर मुंह करके बैठा है बच्चों, वो दक्षिण में मुंह करके बैठा है। इस तरीके के कुछ क्वेश्चंस आते हैं, वो किस में आते हैं, बैंक में आते हैं, डायरेक्शन टेस्ट वाले। बेसिक भी कराएंगे, जितने भी एग्जाम्स के लिए आप तैयारी करो पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब उनकी लास्ट क्लासेज होंगी उनको आप कंपैरिजन करना अपने लेवल से। आपने पढ़ा है, बहुत अच्छा पढ़ा है, मैं तो ये कहता हूं हमारे जितने भी बच्चे हैं, हम लोग जिनको भी कोचिंग्स में पढ़ा रहे हैं, सारे बच्चे उन्होंने पढ़ा है, उनको अपने आप फील हो जाएगा, और भी जो बाहर के बच्चे हैं वो सब लोग भी पढ़े, उनको खुद का लेवल पता चलेगा, लेवल भी पता चलेगा और कुछ नए क्वेश्चंस भी मिलेंगे, ठीक है। फिर बात करते हैं बच्चों ऑर्डर रैंकिंग। ऑर्डर रैंकिंग क्रम परीक्षण जो होता है वो सभी जगह पर पूछा जाता है, यहां पर भी पूछा जाता है, 1 से 2 नंबर का यहां पर पूछा जाता है। ब्लड रिलेशन, रक्त संबंध जिसको बोलते हैं, रक्त संबंध जिसको बोलते हैं, तो ब्लड रिलेशन भी पूछा जाता है, वही 1 से 2 नंबर का, किसी किसी एग्जाम में 2 से 3 भी हो जाता है बच्चों, ठीक है। फिर आगे आपकी कोडिंग डिकोडिंग, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, 2 से 3 नंबर, 4 से 5 नंबर पूछा ही पूछा जाएगा। फिर आती है इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी प्री के एग्जाम्स की बात करूं तो बच्चों 4 to 5 क्वेश्चन आते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन मेंस में यहां से क्वेश्चन कभी आता है, जैसे आरआरबी में आ जाता है, आपके आईबीपीएस में आ जाता है, एसबीआई में कम ही पूछी जाती है इनइक्वलिटी, ठीक। बात करते हैं सिलोजिज्म, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है बैंक का सिलोजिज्म। यदि ये आपको आता है, चाहे प्री हो चाहे मेंस हो, सभी जगह बच्चों पूछा जाता है। 4 to 5 क्वेश्चन। हिंदी में बोलते हैं न्याय वाक्य, हिंदी में क्या बोलते हैं, न्याय वाक्य, बोलो क्लियर है, समझ में आ रही बात। सिलोजिज्म वही कुत्ते बंदर बिल्ली वाला चैप्टर, बोलो क्लियर। सम ए आर बी, कुछ ए बी है, वो वाला जो चैप्टर्स है, समझ में आ गई बात। तो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है, इस चैप्टर से ही हम लोगों ने जो अभी हम लोग क्लास स्टार्ट किए हैं, इस चैप्टर से पहला चैप्टर आपको देखने को सिलोजिज्म ही मिलेगा, और उतने टक्कर का मिलेगा। आप लोगों ने जहां से भी पढ़ा हो, आपको खुद को महसूस होगा कि सर कुछ ना कुछ तो कमी थी हम लोगों में, और ये वीडियो हम लोगों ने देखा, आपका जो भी वीडियो जो हम लोग डालेंगे, यहाँ से वीडियो डालेंगे, वो आप लोग देखोगे तो आपको खुद को फील होगा कि हाँ सर कुछ तो हमें एक्स्ट्रा मिला है, बोलो क्लियर। चलिए बात करते हैं पजल्स। पजल्स तो भैया सबसे खतरनाक चीज पजल्स ही होती है, और जब ये समझ में आ जाती है तो इससे अच्छा टॉपिक ही कोई नहीं है। जब ये समझ में आ जाती है, मैंने बोलते ना कंडीशन से अप्लाई, कंपनी वाले लिख देते ना, कुछ भी लिख देते भाई ये चीज़ 50% डिस्काउंट, वो लास्ट में स्टार लगा देते हैं, कंडीशन अप्लाई। कंडीशन अप्लाई का मतलब क्या होता है कि वहाँ कुछ लोचा है, वहाँ आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, वहाँ कुछ लोचा आपके साथ बच्चों हो सकता है, समझ में आ गई बात। तो पजल्स जो है, यदि इसकी बात करूं मैं अप्रोक्स लेता हूं सभी एग्जामों को मिला के 8 से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं बच्चों, और भी बढ़ा सकता हूं मैं इसको, 10 से 15 क्वेश्चन भी कर सकता हूं। किसी किसी एग्जाम में 2 पजल्स, किसी किसी एग्जाम में 3 पजल्स। अब पजल्स होता क्या है मैं आपको बता दूं, रीजनिंग में कोई ऐसा टॉपिक आ जाए जिसका आपको नाम पता ना हो ना, आप उसके ऊपर लिख देना पजल। समझ में आ रही मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि पजल्स में सब कुछ हो सकता है। पजल्स में सिटिंग अरेंजमेंट भी हो सकता है, पजल में आपका जो ब्लड रिलेशन है, रक्त संबंध है, वो भी हो सकता है। कई सारी पजल्स आपने देखी होंगी, 8 लोग हैं, उनकी 8 वाइफ हैं, उनके पास 8 कार हैं, कारों के नाम अलग अलग है, हुंडई है किसी के पास, किसी के पास वर्ना है, किसी के पास जो भी गाड़ी है, बोलो क्लियर, बलिनो भी है किसी के पास। मेरा कहने का मतलब इतना सा है, फिर 8 घड़ियां भी हैं उन दोनों सबके पास अलग 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 अलग, और वो 8 फ्लोरों पर भी रहते हैं। 5 वेरिएबल तक की जो पजल्स आती हैं बच्चों, समझ में आ रही बात आपको। तो ये उसको कहते हैं पजल। जब एसबीआई पीओ के मेंस में बैठोगे तब सामना होगा आपके असली पजल से, ठीक है। वहां यदि आप पजल से निकाल देते हो तब आप कहना कि भाई हाँ हमारी रीजनिंग बड़ी सॉलिड है, बोलो क्लियर। तो वो जो मन में बहम है कि 25 क्वेश्चन आते हैं, वो बच्चा राजस्थान पुलिस और ऐसे स्टेट के एग्जाम्स में आप लोग कर जाते हो क्वेश्चंस को पूरे पूरे, उसमें भी पूरे में से पूरे नहीं आते कुछ बच्चों के, सही है। तो चीजें इस तरीके से सीखनी है कि आपको ऑल अबाउट, कहीं से पूछे यार कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ये बोलो हाँ भाई चलो रीजनिंग पूछनी है, कहीं से पूछो, पजल्स दो, आप कितनी पजल्स दोगे, बोलो क्लियर। तो ऐसी ऐसी पजल्स हम लोगों ने रखी हैं, बिल्कुल 0 लेवल से स्टार्ट करेंगे, 5 लोगों से स्टार्ट करेंगे, वो उसके ऊपर बैठा है, वो उसके नीचे बैठा है, वो उसके दाएं बैठा है, उसके बाद वहां से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल 0 लेवल से, ठीक। आगे बढ़ते हैं, सिटिंग अरेंजमेंट।
ठीक है। अब सिटिंग अरेंजमेंट सर्कुलर भी अलग से पढ़ा जाता है, लीनियर भी पढ़ा जाता है। सर्कुलर मतलब जब गोले में बिठाते हैं हम लोग 8 लोगों को, 6 लोगों को, और लीनियर मतलब जब एक लाइन पर बिठाते हैं। और इसी के अंदर में यदि और बात करूं, हम लोग ट्रायंगल वाले भी पढ़ेंगे, हम लोग स्क्वायर वाले भी पढ़ेंगे, हम लोग रेक्टेंगल वाले भी पढ़ेंगे। समझ में आ रही बात? ये सभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो घबराने का बिल्कुल भी नहीं। बोलो क्लियर। मेनली बैंक में जो आती है वो सर्कुलर आती है और बच्चों, और लीनियर वाली आती है। प्री की बात करूं तो लीनियर, और यदि मेंस की बात करूं या फिर थोड़े अच्छे एग्जाम की बात करूं तो सर्कुलर। सर्कुलर मतलब जब गोले में कुछ लोग बैठे होते हैं, लीनियर मतलब एक पंक्ति में जब कुछ लोग बैठे होते हैं। बोलो बच्चों क्लियर है। चलिए बात करते आगे मशीन इनपुट आउटपुट। इनपुट आउटपुट भी बोलते हैं इसको, मशीन इनपुट आउटपुट भी बोलते हैं। मशीन इनपुट का आउटपुट क्या होता है? कुछ इसमें स्टेप्स होते हैं। स्टेप का मतलब क्या है? कोई मशीन काम कर रही है, तो कोई मशीन काम कर रही है, जैसे मान लो बोतल बनाने वाली मशीन है, वो क्या करती है? बोतल बनाने वाली मशीन पहले जो प्लास्टिक होता है वो लिक्विड फॉर्म में होता है, तो स्टेप 1 में उस लिक्विड फॉर्म को क्या किया जाता है बच्चों? जो भी उसमें मटेरियल मिला के भाई जिससे बोतल की वो शेप ले सके और लास्ट में मेल्ट ना हो, मतलब गल ना पाए वो। तो मेरा कहने का मतलब फर्स्ट स्टेप में आपने क्या किया? प्लास्टिक को मतलब थोड़ा टाइट किया, टाइटनेस बढ़ाई। सेकेंड स्टेप लगाया, सेकेंड स्टेप मतलब दूसरा काम क्या हुआ? उसको शेप देने की कोशिश की। तीसरा काम क्या हुआ कि वो शेप में आ गई। चौथा काम उसका आपने ढक्कन की जगह बना दी। पांचवा काम आपने ढक्कन लगवा दिया और बोतल कंप्लीट हो गई। कितने स्टेप हुए? 4 हुए, 5 हुए। फिर आपसे पूछता है कि दूसरा कोई काम है उसको कितने स्टेप्स में खत्म कर सकते हैं। तो मशीन इनपुट आउटपुट जो बच्चों ये आता है, यदि एसबीआई की बात करूं तो प्री में भी देखने को मिलेगा, मेंस में भी देखने को मिलेगा, आईबीपीएस में भी, पीओ के अंदर आपको प्री में देखने को मिलेगा, बाकी कहीं पर ये नहीं आपको मिलता है। एक एग्जाम में, कुछ एग्जाम से जैसे पटवार वगैरह के कुछ एग्जाम्स आए हैं, उनसे रिलेटेड पार्ट भी आता है, उनमें भी आता है ये, ठीक। बाकी कम आता है, बैंक के एग्जाम्स में ज़्यादा आता है। डाटा सफिशिएंसी। डाटा सफिशिएंसी के मतलब आंकड़े जो पर्याप्त होते हैं। जब पूरी रीजनिंग आप लोग पढ़ते हो तो यहाँ के रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। समझ में आ गई बात? बताएंगे आपको। और मिससेलेनियस तो आप समझते हो, जहाँ रीजनिंग में कुछ भी नहीं है, कहीं कोई टॉपिक का कुछ भी नाम नहीं है, तो वो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी होते हैं जो होते रीजनिंग बेसी हैं लेकिन किसी टॉपिक में बच्चों नहीं आते, तो उस पार्ट को भी अच्छे से करेंगे। इसमें सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस कराए जाते हैं बच्चों। बोलो क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए और टॉपिक्स यहाँ पे लॉजिकल के अलग से मैंने टॉपिक लिखे हुए हैं। कौन कौन से? स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस। अब ये मत कहना सर हिंदी में क्यों नहीं लिखा। स्टेटमेंट का मतलब क्या होता है बच्चों? कथन होता है। एजम्पशन का मतलब होता है मान्यताएं। क्या होता है बच्चों? मान्यताएं। मान्यताएं, ठीक है। मान्यताएं मतलब जैसे कोई भी एक स्टेटमेंट बोलवा, किसी भी कंपनी ने एक स्टेटमेंट बोला या फिर ऑफिशियल कोई स्टेटमेंट आया कि भाई, जैसे आपको बोला कि भाई कोई भी जो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट जो है उसने प्राइमरी स्कूल टीचर्स की भर्तियां जो है वो 4000 के आसपास निकाली हैं, ऐसे कुछ बोला, ठीक है। अब मान्यताएं, एजम्पशंस तो हम लोगों की होंगी ना, वो ऑफिशियल स्टेटमेंट है, उसको आप लोग किस तरीके से सोचते हो? आप बोलोगे कि भाई 4000 प्राइमरी टीचर्स की निकाली, तो कुछ लोग क्या बोलेंगे कि हो सकता है सरकार को इनकी लोगों की जरूरत हो, ठीक है। दूसरे बोल सकते हैं, कुछ लोग नेगेटिव भी तो होते हैं, वो क्या बोलेंगे? अरे सरकार बेवकूफ़ बना रही है, पिछली वाली वैकेंसी का तो रिजल्ट नहीं आया, नई वैकेंसी इसलिए ला रही है जिससे फॉर्म भरवा सके और बच्चों से पैसे इकट्ठे करवा सके। बोलो क्लियर। कुछ भी सोचता है आदमी, ठीक। वो होती है मान्यताएं। स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट। स्टेटमेंट क्या होता है बच्चों? कथन। और आर्ग्यूमेंट होता है तर्क। तर्क मतलब क्या होता है? वाद विवाद करना, ठीक है। वाद विवाद, किसी ने कुछ बोला कि भाई ये ऐसा कुछ होना चाहिए क्या, तो कुछ लोग कहेंगे हाँ होना चाहिए, कुछ लोग कहेंगे नहीं नहीं होना चाहिए। हाँ वाला जो बंदा है, यस वाला जो बंदा है, वो अपना एक तर्क के पीछे एक कोई बात बोलेगा, रीजन देगा, और ना वाला जो होगा, नो वाला होगा, वो भी उसके पीछे एक रीजन देगा। दोनों में से दोनों के रीजन देखे जाएंगे। जरूरी नहीं है कि तर्क में हमेशा यस वाला ही सही हो या फिर गलत और नो वाला ही गलत हो। इसमें देखा जाता है स्ट्रॉन्ग एंड वीक, मजबूत और निर्बल, या फिर प्रबल और निर्बल। स्ट्रॉन्ग को बोलते हैं प्रबल, कि भाई हाँ इस कथन के हिसाब से ये जो आर्ग्यूमेंट है, ये जो तर्क है बच्चों, वो क्या है? प्रबल है, मतलब स्ट्रॉन्ग है। या फिर इस कथन के हिसाब से ये जो आर्ग्यूमेंट है वो वीक है, मतलब निर्बल है, कमजोर है, ठीक। उस हिसाब से करते हैं उसको। फिर आता है आपका कोर्स ऑफ एक्शन। इसको बोलते हैं कथन एवं कार्यवाही। कथन एवं कार्यवाही, 4-5 लोग आपस में लड़ रहे हैं, आप उनको देख रहे हो, ठीक है। उस टाइम देखकर उनके लड़ने, जो भी वो लड़ रहे हैं उसको देखकर आप क्या करते हो, वो कार्यवाही होती है। आप हो सकता है उनको बचाने चले जाओ और खुद भी पिट के आ जाओ,
दूसरी चीज क्या हो सकती है कि भाई आप 10 20 50 लोगों को जाओ, उनके ऊपर टूट को पड़ो और उनको और ज्यादा पीट दो, सही है क्या। तीसरा क्या हो सकता है, आप पुलिस को बुला लो। चौथा क्या हो सकता है, आप एम्बुलेंस को बुला लो। तो कार्रवाई देखी जाएगी उस टाइम के हिसाब से कौन सी कार्रवाई उचित है। ऐसे थोड़ी आपने आर्मी को फोन कर दिया कि भाई ऐसे ऐसे, नरेंद्र मोदी जी को फोन कर दिया कि भाई आप आ जाओ, ऐसे ऐसे लड़ाई हो रही है हमारे घर पे, यहाँ 4 लोगों में लड़ाई हो रही है। भाई उस कंडीशन के हिसाब से आप क्या कोशिश करोगे, उचित कार्रवाई हो, ठीक है क्या। उचित का मतलब क्या है, उस समय के हिसाब से जो बेस्ट वहां पर होना चाहिए एक्शन, उसको आप लोग क्या करोगे, सही करोगे। फिर आगे बोला गया आपको कॉज एंड इफेक्ट। कॉज एंड इफेक्ट मतलब कारण एवं प्रभाव। हिंदी में क्या बोलते हैं, कारण एवं प्रभाव। किस चीज का कौन सा कारण है, किस चीज का कोई प्रभाव है। इस बार गेहूं की फसल ज्यादा हुई, इस बार गेहूं की फसल ज्यादा हुई, ये क्या परिणाम है, ये क्या परिणाम है, रिजल्ट है। इसका कारण क्या रहा होगा, हो सकता है बरसात ज्यादा हुई हो। बोलो क्लियर, समझ में आ रही है बात। फिर आपका है पैसेज इन्फेरेंस। पैसेज इन्फेरेंस का जो पॉइंट होता है वो मेंस लेवल पे आता था, पहले एग्जाम्स में आता था, अभी भी 1-2 एग्जाम जैसे मेंस वगैरह में मिलता है, जहां पर भी एसबीआई वगैरह में मिलता है। पैसेज इन्फेरेंस में क्या है, कुछ कंडीशंस होती है एजम्पशंस वाली ही, उन्हीं के हिसाब से यहाँ पर कुछ पॉइंट होते हैं, कुछ कथन होते हैं, उनको हम लोगों को आंसर करना होता है कंडीशन के हिसाब से। बताएंगे आपको डिटेल में। डिसीजन मेकिंग प्रोसेस क्या होता है, डिसीजन मेकिंग में क्या होता है, कुछ कंडीशंस दी जाती हैं। कंडीशन कैसी दी जाती है कि जैसे मान लीजिए कोई कंपनी है, उसने जॉब के लिए रिज्यूमे लिए, रिक्रूटमेंट निकाली। रिक्रूटमेंट मतलब क्या निकाली भाई, कि अखबार में उसने विज्ञप्ति दे दी रिक्रूटमेंट के लिए, भाई इतने लोग हम लोगों को चाहिए। तो वहां पर वो कुछ रिक्वायरमेंट रखता है कि भाई आपके बीए उसमें 12th क्लास में आपके इतने नंबर होने चाहिए, आपके ग्रेजुएशन में बच्चों 60% होने चाहिए, आप लोगों को ग्रेजुएशन के साथ 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। वो कुछ भी कंडीशन रख सकता है। बोलो क्लियर। तो डिसीजन मेकिंग का मतलब है, अब बच्चे क्या करेंगे, उसमें फॉर्म भरना स्टार्ट करेंगे और इंटरव्यू के लिए जाएंगे। इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वो कंडीशन बता देगा कि भाई बताओ आपके पास 12th में 80% है, आप बोलोगे सर नहीं है, वो बोलेगा भाग जाओ। फिर वो बोलेगा अच्छा 12th में 80 नहीं है तो ऐसा करो 12th में 60 रही हो, लेकिन ग्रेजुएशन के साथ आप लोगों ने 3 साल का एक्सपीरियंस लो। आप बोलोगे हाँ सर ये मेरे पास है, तो आपको जॉब में ले लेगा वो। तो कुछ कंडीशंस होती हैं, उनके ऊपर क्या बनाया जाता है, डिसीजंस लेके, और उसका आंसर दिया जाता है कौन सा सही है और कौन सा गलत। फिर लास्ट में है फ्लो चार्ट। फ्लो चार्ट बच्चों मेंस में देखने को मिलता है आपको। फ्लो चार्ट के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, कुछ स्टेप्स वाले क्वेश्चंस होते हैं, डब्बे 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 दे रखे, ब्लॉक दे रखे, उनमें आपको फ्लो चार्ट बना के दे दिया कि भाई ये स्टेप से इस स्टेप से यहां तक आना है, तो बताइए किस चार्ट के थ्रू आएंगे। ठीक है, अब मैं बात करता हूं, ये जो रीजनिंग का जो पूरा सिलेबस मैंने आपको बताया है, ये पूरा सिलेबस हम लोगों को पढ़ना है इस कोर्स के माध्यम से, सही है क्या। तो आप लोग जो भी बच्चे बैंक की तैयारी कर रहे हैं, स्पेशली बैंक की जो बच्चों तैयारी कर रहे हैं, वो लोग तो इसको पढ़े ही पढ़े, और जो बैंक की तैयारी नहीं भी कर रहे हैं और वो अपनी रीजनिंग को अच्छा करना चाहते हैं, वो अपनी बच्चों रीजनिंग को अच्छा करना चाहते हैं, एक लेवल पे ले जाना चाहते हैं रीजनिंग को, तो वो बच्चे भी इसको आराम से पढ़ सकते हैं। बोलो क्लियर है, कोई टेंशन नहीं है। आप लोगों को हिंदी में भी मैं क्वेश्चंस दूंगा, मैं आपको बच्चों इंग्लिश में भी दूंगा, क्योंकि देखो बैंक के जो बच्चे होते हैं बच्चों, वो सभी टाइप के होते हैं। देखो इंग्लिश मीडियम वाले भी होते हैं, हिंदी मीडियम वाले, तो ऐसी टेंशन तो बिल्कुल ना लो, ठीक है। हिंदी और इंग्लिश दोनों को एक साथ लेके चलेंगे, ऊपर क्वेश्चन इंग्लिश का होगा, नीचे क्वेश्चन हिंदी का होगा, सही है क्या। अब ये मत कहना सर ऑप्शन भी हिंदी इंग्लिश में होंगे, ऑप्शन तो आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो हिंदी और इंग्लिश में दोनों में लिखने की कोशिश होगी। हर एक चैप्टर में पहले इंग्लिश का पार्ट समझाएंगे, फिर हिंदी का, फिर हिंदी का, फिर इंग्लिश का। इस तरीके से हम लोग आराम से किसी भी चैप्टर को, मैं आपको बता दूं बच्चों, हिंदी इंग्लिश से कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क जो पड़ता है ना, उस चीज से फर्क पड़ता है, उस चीज को आप लोगों को कैसे समझाया जा रहा है। हिंदी इंग्लिश से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। अब बात करें कि भाई ये जो कोर्सेज है, ये इसमें कितने वीडियोज आने वाले हैं, तो मैं आपको बताई, जैसे रीजनिंग के बारे में मैंने बताया, मैथ के बारे में मैथ वाले सर बताएंगे आपको, और इंग्लिश के बारे में इंग्लिश वाले सर बताएंगे। तो अप्रोक्स बात करें हम लोग रीजनिंग की, यदि मैं बात करूं आवर्स में, घंटों में बात करूं, तो 100 से 120 घंटे की वीडियो हम लोग इसमें बनाने वाले हैं। बोलो क्लियर, 100 से 120 घंटे की वीडियो बनेगी आपकी रीजनिंग की, 100 से 120 बनेगी मैथ की, और 100 से 120 बनेगी बच्चों किसकी, इंग्लिश की। तो आप खुद सोच लो 100 से 120 घंटे में हम लोग आपको क्या क्या कंटेंट दे सकते हैं। देखिए स्टेप वाइज किया हुआ है, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, इस तरीके से क्लासेस को अरेंज किया हुआ है। और लास्ट में एक क्लास होगी, हर एक टॉपिक के बाद एक क्लास होगी मिससेलेनियस क्वेश्चन। मिससेलेनियस क्वेश्चंस क्या होते हैं, जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं, पिछले साल के पेपरों में आए हुए हैं, या फिर आने वाली वर्षों में, आने वाले एग्जाम्स में वो पूछे जा सके,
वो वाले क्वेश्चन जो हैं उनकी जो क्लास हुआ करेगी वो हर एक टॉपिक की लास्ट क्लास हुआ करेगी। बोलो क्लियर? जितना भी आपको शुरुआत से समझाया क्या आप लोगों को समझ में आया है? अच्छे से यदि बच्चों समझ में आया हो, क्योंकि ये इंट्रोडक्शन क्लास है, टॉपिक की क्लास स्टार्ट आगे होंगी, तो जितना भी अच्छे से समझ में आया हो तो कमेंट का जो बॉक्स है बिल्कुल खुला पड़ा है, आप लोग उसमें कमेंट करिएगा। मैं ऐसे किसी को नहीं जाने दूंगा। सीधी सी बात है, चाहे आप लाइक करो चाहे आप उसमें डिसलाइक करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। बस सीधी सी बात है, जब हमारे टॉपिक्स स्टार्ट हो, टॉपिक वाइज आप लोग पढ़िएगा बच्चों। देखिए लाइक शेयर सब्सक्राइब जब बच्चे को अच्छा लगता है वो अपने आप कर देता है, सही है? तो ये कहने की किसी को भी जरूरत हमें नहीं पड़ती, ठीक? तो ये जो आज की क्लास मैंने रखी बच्चों वो क्या थी? वो टॉपिक से रिलेटेड थी। अब आप बोलोगे सर अभी तो आप बोल रहे थे लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं करो, ये तो हमारा धर्म है भाई। इतनी मेहनत हम लोग आपके लिए करने की सोच रहे हैं, तो हम लोग क्या चाहेंगे कि बस इतना सा है, हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग सब लोगों तक फैला दो, ठीक है? जिस भी बच्चे को इनकी ज़रूरत है, रियल ज़रूरत है, उस तक ये वीडियो पहुँचे, हम लोग बस इतने में ही खुश हो जाते हैं। समझ में आ गई बात? तो चलिए मिलते हैं आपसे क्लास नंबर 1 में। मैं स्टार्ट करूँगा टॉपिक सिलोजिज्म, पहले ही बता देता हूँ आपको जिससे आपको दिक्कत ना ही आएगी, सही है क्या? जो भी आप पहले भी पढ़े हुए हों या फिर पहले ना पढ़े हों, क्लास 1 से भी स्टार्ट कर रहे होंगे, मैं तो ये समझूंगा कि बच्चे ने आज ही रीजनिंग पढ़ना स्टार्ट किया, आज ही वो जाना है कि रीजनिंग को तर्क शक्ति मेंटल एबिलिटी बोला जाता है। बोलो क्लियर? इस हिसाब से पढ़ेंगे। 0 to हीरो बैच होगा। 0 to हीरो का मतलब आप समझ गए होंगे, पहले दिन से स्टार्ट करूंगा और लास्ट के 120वें दिन तक लेके जाऊंगा। समझ में आ गई बात? वहां आपको ये नहीं लगेगा कि सर कुछ छुड़वा दिया कुछ, क्योंकि 100 से 120 घंटे आपको खूब पता है, इतना टाइम यदि मैं दूंगा रीजनिंग को तो कुछ उसमें अच्छा ही लेवल लेके आऊंगा बच्चों आपके लिए, ठीक है? तो चलिए बच्चों मिलते हैं आपकी इंट्रोडक्शन क्लास के बाद। जो फर्स्ट क्लास होगी सिलोजिज्म की, वहीं आपसे मुलाकात होगी, वहीं आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।